तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें जानी। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे हम। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस पे नॉर्मल हो गया। ये आपकी लाइट रे जो इंसिडेंस हो रही है, और वो एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है। दैट मीन्स वो लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया। ठीक, इतना करने के बाद ये प्लेन मिरर है आपका यहाँ पे। तो लाइट रे जिस पाथ पर आ रही है और टकराकर उसी पाथ पर वो वापस जा रही है। ठीक, ऐसी कुछ सिचुएशन है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में जा रही है। तो इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल 1 म्यू 2। ठीक है, आगे बात करते हैं। टकरा के फिर से दूसरे मीडियम से किस में जा रही है? पहले मीडियम में जा रही है। मैंने आपको बताया था जिस मीडियम में जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसका ही निकालेंगे। तो उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई इज इक्वल टू 2 म्यू 1। इक्वेशन नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई। ठीक है, इक्वल 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 म्यू 1। अच्छा, जब आगे मूवमेंट कराएंगे इसका तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया। तो जैसे ही कैंसिल होंगे इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 1 इक्वल टू आ जाएगा 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 म्यू 1। यहाँ से 1 म्यू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 म्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझ में आया? समझ में आया इतना? ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें क्या सिखाता है कि अगर आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और दूसरे का आपको कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर दें? रिवर्स कर दें। तो आपको क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, नाउ अब बात करते हैं हम किसकी? लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उससे रिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं। और साथ साथ हम किसकी बात करेंगे? एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, आसान डेरिवेशन है, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा आपको। ठीक है, एक एक स्टेप समझ के चलना। मेन थिंग इज दैट डायग्राम। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक, उसमें हमने क्या करा? सबसे पहले दो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। एक नॉर्मल ये है। इस नॉर्मल में के रेस्पेक्ट में दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करने से पहले आपने इंसिडेंट कराई लाइट रे। एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। बैंड होगी वो इस सरफेस पे इंसिडेंस होगी। तो दूसरा नॉर्मल हम इस सरफेस पे ड्रॉ कर देते हैं। इट्स अनदर नॉर्मल हो गया। अच्छा, अगर ये लाइट रे बैंड ना होती, अगर ये लाइट रे बैंड ना होती, तो उस सिचुएशन में कैसे जाने वाली थी? ये ऐसे ही जाती आगे की तरफ। ठीक है, इसके अलावा जब लाइट रे यहाँ से निकलेगी, एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम निकलेगी,
तो फिर से ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन, ये ब्लैक वाली और ब्लू वाली, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक, डायग्राम समझ में आया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 1, दैट इज I1। यहाँ से मिला ये आपको R1। अच्छा, इस लाइन को भी मैं नीचे तक बढ़ा सकता हूँ, तो ये मैंने सीधी सीधी लाइन है, ये आपको सीधे सीधे नीचे तक बढ़ा दी मैंने। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसके अलावा ये I1 है, ये R1 है, और जो जो एंगल्स रिप्रेजेंट करने हैं ये R2 है, ये क्या है आपका I2 है, ये x डिस्टेंस मान ली हमने। ठीक, यहाँ से एक परपेंडिकुलर कराया था तो ये 90 डिग्री का हो गया। बाकी नेमिंग कर दो, इसे F बोल देते हैं, इसे C बोल देते हैं। एक स्लैब जो है P Q R S स्लैब है, और इसकी थिकनेस कितनी है आपकी, T थिकनेस है। इधर एयर है, और इधर क्या है आपका, ग्लास है। इधर क्या है आपका, ग्लास है। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं, ये पॉइंट है आपका B, ये पॉइंट है आपका E। ठीक, ये सारे पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट, ये आपका A पॉइंट हो गया। डायग्राम को एक बार फिर से समझ लें, क्योंकि डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आने वाला। हम एयर से ग्लास में जा रहे हैं। पहले मैं केवल इतनी बात करता हूँ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसने टॉपिक की। ठीक, तो क्या होगा जब लाइट रे आएगी, एयर से डेंसर में आई तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई, फिर डेंसर से एयर गई, फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली। इसका मतलब सिचुएशन कहती है कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू A म्यू G। दैट मीन्स कहाँ पे गए हम, ग्लास में गए, पहली इक्वेशन आ गई स्नेल्स लॉ से, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ये कौन से फेस के लिए था, ये जो फेस PQ था, कौन से फेस के लिए था, ये फेस PQ के लिए। अब बात करता हूँ किसकी, फेस आपका SR होगा। अगर फेस क्या है आपका SR है, तो उस सिचुएशन में क्या बनना है, साइन I2 अपॉन साइन R2 इक्वल G म्यू A। क्योंकि इस बार फिर आप ग्लास से कहाँ निकलना है, एयर में निकलेंगे। ग्लास से कहाँ निकलेंगे आप, एयर में। ठीक है, साफ करके लिख देते हैं सही से थोड़ा, G म्यू A, इक्वेशन नंबर हो गई 2। अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से क्या कर सकता हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। और जैसे ही मैं फर्स्ट सेकंड की मल्टीप्लाई कराऊंगा, उससे पहले मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। देखो, ये ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, और ये क्या है, उनका ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब R1 और I2 एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिंस PQ पैरेलल है SR के, देयरफॉर I2 इक्वल होगा किसके, R1 के। इतना क्लियर है, बताइए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, I2 R1 के क्लियर हो गया। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि साइन I1 किसके इक्वल है, साइन R2 के इक्वल बचेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं पहली इक्वेशन की मल्टीप्लाई दूसरी इक्वेशन से कराऊंगा, उस बिहाफ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो मैं कह सकता हूं कि साइन I1 किसके इक्वल होगा, साइन R2 के इक्वल होगा। क्लियर है इतना? तो जब स्मॉल एंगल्स होंगे तो I1 और R2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स फॉर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इमरजेंस। क्योंकि ये कौन सा एंगल है आपका, इमरजेंस एंगल है। इतनी बात समझ में आई सबको? अदर स्टूडेंट्स क्लियर है इतना? चलिए वेरी गुड। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब हम बात करेंगे इसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। डायग्राम अभी भी यही है हमारे पास। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो एक ट्राइंगल है आपके पास में BEC, देख रहे हैं ट्राइंगल है आपका, ये आपका B, ये ट्राइंगल BEC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में
हम क्या निकाल सकते हैं, इन ट्राइंगल बी ई सी हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, दैट इज साइन आई माइनस आर की। अच्छा आप सोचो ध्यान से, सेम डायग्राम, बस मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से आर का 2 हटा रहा हूं, यहां से ये आर हटा रहा हूं, ठीक, यहां से इसका 1 हटा देता हूं, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 1 हटा दिया और यहाँ से भी 1 हटा दिया, बड़े ध्यान से हटाना पड़ता है, सारा गायब हो जाता है। चलिए 1 हट गया, और I2 भी हटा देंगे, बाकी आप इसे I2 को I2 ना माने, ये केवल I है, उसकी हमें नीड भी नहीं है तो इसे लिखा रहने दो चाहे। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल में बी ई सी में, क्योंकि I था, ये R था, ये यहाँ 1 नहीं है भाई, ठीक है। तो ये कितना बचा आपका, ये बचेगा I माइनस आर। तो इस I माइनस आर का ही वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज साइन I माइनस आर इक्वल, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका x, और हाइपोटेनियस क्या है आपका b से लेके c तक, डिवाइड बाई बी सी। यहाँ से x की वैल्यू आ गई बी सी टाइम्स ऑफ साइन I माइनस आर, ये आ गया आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एग्जाम में केवल इतने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में आपको इसका डेरिवेशन पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से इन ट्राइंगल, अब हम बात करेंगे बी एफ सी की, बी एफ और सी ट्राइंगल की। तो इसमें अगर देखें, तो अगर हम कॉस आर की वैल्यू निकालें, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपका बी से लेके एफ तक, और हाइपोटेनियस कितना है बी से लेके सी तक, दैट इज एफ डिवाइडेड बाई बी सी। यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाली, देखिए जितना बी से लेके एफ तक की डिस्टेंस है उतनी ही इसकी थिकनेस है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा आपका टी डिवाइडेड बाई कॉस आर। ये निकल गई बी सी की वैल्यू। इस वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे, हम इस इक्वेशन में रखेंगे। जैसे ही इस इक्वेशन में इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, दैट इज एक्स इक्वल टी अपॉन कॉस आर और साइन आई माइनस आर, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। टी अपॉन कॉस आर एज इट इज रहने दीजिए, साइन आई माइनस आर दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरीके से फॉर्मूले को हम ओपन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, कॉस आर के अंदर एंट्री कराते हैं, जैसे एंट्री कराएंगे तो क्या बचेगा, टी, यहाँ कॉस आर से कॉस आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल साइन आई माइनस, यहाँ बचेगा आपका कॉस आई साइन आर और डिवाइडेड बाई कॉस आर। कुछ इस तरीके से हम जानते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ की अगर हम बात करें, तो म्यू इक्वल टू पढ़ा है हमने साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ से अगर साइन आर की वैल्यू निकालोगे, वो कितनी आ जाएगी आपकी, साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू। उसके बाद बात करते हैं, साइन आर इतना आ गया, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहां से अगर हम कॉस आर की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और साइन आर की वैल्यू को अगर यहाँ पुट करो तो ये आ जाएगा आपका कितना, कॉस आर इक्वल स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन आर की क्या है, साइन आई अपॉन म्यू, दैट इज साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर, ये कॉस आर की वैल्यू आ गई। कितना क्लियर है। अब इन वैल्यूज को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, देखिए यहाँ से थोड़ी मैथमेटिक्स से बस आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा डेरिवेशन। तो जैसी वैल्यू को पुट करेंगे, ये इतना लंबा डेरिवेशन सॉल्व कराने का रीजन क्या है वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये आ जाएगा आपका x इक्वल टी टाइम्स ऑफ साइन आई माइनस कॉस आई साइन आई, ठीक, डिवाइडेड बाई म्यू, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2। ये इतना आ गया। हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, म्यू स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर म्यू आएगा, म्यू से म्यू कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका x इक्वल टी साइन आई
माइनस कॉस आई डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा म्यू से म्यू कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई का पावर कितना, 1/2। यहाँ से एक कंडीशन आएगी फॉर आई मैक्सिमम आई टेंड्स टू जीरो। जैसे आई टेंड्स टू जीरो होगा तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 होगी। जैसे ही आप वैल्यू को पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा पोर्शन जीरो। साइन 90 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो आने वाली है आपकी वो कितनी आ जाएगी आपकी, वो टी रह जाएगी उसके बाद। इसका मतलब जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम वो कितना हो सकता है, लेटरल शिफ्ट जितनी थिकनेस की ग्लास स्लैब है। डेरिवेशन के किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछिए। क्लियर है इतना डेरिवेशन सबको, बताएं भाई सब लोग जल्दी से। क्लियर, चलिए वेरी गुड, आगे बात करते हैं इसमें। हाँ एक बार रिपीट कर देते हैं, ये बेटर रहेगा। चलिए देखिए यहाँ से हमें निकालना था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम का पता होना बहुत जरूरी है। डायग्राम में हमने क्या देखा, एक तरफ एयर है फिर ग्लास है फिर से एयर है, तो हमने एयर से रिफ्रैक्शन कर हुआ ग्लास में गई, ग्लास में एंगल ऑफ आर बनाया, आई बनाया। फिर जो दो लाइंस लास्ट में पैरेलल निकल रही थी ये पैरेलल है। थोड़ा डायग्राम थोड़ा तिरछा है, आप ओरिजिनल ऑफिशियल डायग्राम जो नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको उनसे बना लेंगे, ठीक है। ये सीधा सीधा रहेगा। तो उसे हमने ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद में ये डेरिवेशन बेसिकली यहाँ से शुरू होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। हमने ट्राइंगल देखा साइन बी ई सी, बी ई सी। जैसे ही हमने इस ट्राइंगल की बात करी तो हमने यहाँ से ये रिमेनिंग एंगल बचा था आई माइनस आर, उसकी वैल्यू निकाली साइन के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई हमें। क्यों देखा ट्राइंगल हमने, क्योंकि हमें मेनली तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही आ गया, एक्स इक्वल टू पी सी साइन आई माइनस आर। ऑब्जेक्टिव में ये भी ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, बीसी की। तो बीसी की वैल्यू को निकालने के लिए हमने वो ट्राइंगल देखा जिसमें बीसी था, जिसमें बीसी था हमने वो ट्राइंगल देख लिया और उस बीसी की वैल्यू को पुट कर दिया तो कितना आ गया, टी अपॉन कॉस आर आ गया। ठीक, जैसे ही वो टी अपॉन कॉस आर आया तो उसके बाद बात करते हैं। तो ये कितना आ गया आपका, एक्स इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर, इतना आ गया। ऑप्शन में आपको यहाँ पे भी ये भी मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। फिर उसके बाद जैसे ही ये आया फिर हमने क्या करा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया। ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करा, ओपन करने के बाद में कॉस आर की एंट्री कराई, एंट्री कराने के बाद में स्नेल्स लॉ का यूज करा। स्नेल्स लॉ का यूज करा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मीडियम का पता होता है उस टर्म में चेंज करने के लिए। जैसे ही चेंज करा तो सब कुछ ही आ गया। अच्छा, मैक्सिमम जब हमें निकालना था तो उस सिचुएशन में हमने क्या बात करी, मैक्सिमम निकालने के लिए आई कितना हो गया, 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, समझ में आया। और जैसे हमने वैल्यू पुट करी तो ये कितना बच गया, केवल जितनी उसकी थिकनेस थी किसकी, ग्लास स्लैब की। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए, कितना समझ में आया, सबको क्लियर है इतना। ओके, रुकमेश क्लियर है भाई, चलिए वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। जब एक से ज्यादा मीडियम हो तब क्या करेंगे, देखिए यहां से मैंने कहा एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, ये तीन लेयर मैंने ड्रॉ कर दी। ये एयर है पहला मीडियम, ये वाटर है दूसरा मीडियम, और ये ग्लास है तीसरा मीडियम। ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से क्या मिली होगी हमें, एयर मिल गई। ठीक, फिर से वही कहानी, एयर से ग्लास, रेयर से डेंस जा रहे हैं, बैंड हो गए टुवर्ड नॉर्मल, फिर आ गए फिर बैंड हो गए अदर टुवर्ड्स नॉर्मल। कुछ इस तरीके से डायग्राम बन गए। मैं जो बताने वाला हूँ वो समझो, डायग्राम पे ध्यान ना दो। I1 R1, I2 R2, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे तो I3 और R3, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हुआ ना, क्या करना है हमें,
भाई रेयर से डेंस जाएंगे, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करते जाएंगे, I1 R1 I2 R2 I3 R3, इतना काम हो जाएगा। अब मेन थिंग क्या है, स्नेल्स लॉ लिखना। दैट इज 1 म्यू 2, पहले से दूसरे में गए, साइन I1, इस बेसिकली इसे साइन आई कह लो केवल, ये आई ये R1, फिर उसके रिस्पेक्ट में लास्ट वाले को भी हम आई बोलेंगे। चलिए मैं डायग्राम बना ही देता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक सेकेंड। प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। ठीक है, देखिए यहां से एक लेयर ये हो गई एयर की, ये दूसरा मीडियम हो गया, और ये आपका तीसरा मीडियम। ठीक, बाकी इसके अलावा एक नॉर्मल ये ड्रॉ करा आपने, लाइट रे आई और टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई, फिर एक नॉर्मल ये ड्रॉ करा, फिर वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई, और फिर नॉर्मल ड्रॉ करा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। और ये वाली जो लाइट होगी और ये जो लाइट होगी दोनों क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम और ये तीसरा मीडियम, इसे हमने एयर बोल दिया, इसे हमने वाटर बोल दिया, और इसे हमने ग्लास बोल दिया। और आप देख सकते हैं वाटर एयर से ज़्यादा डेंसर, ग्लास वाटर से ज़्यादा डेंसर। ये आपकी लाइट रे इंसिडेंस होगी, कुछ इस बात पे चलेगी। मैंने बोला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, इसके रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 हो गया R1। अच्छा ये R1 है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, R1 होगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ये R1, तो ये R2 हो गया, और ये R2 है तो ये वाला भी कितना होगा आपका, R2। कितना हमने डायग्राम को कर लिया, और ये बाद में आई हो गया, क्यों, क्योंकि अभी अभी हम प्रूफ करके आए हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब स्नेल्स लॉ लगा लो, दैट इज 1 म्यू 2, पहले से दूसरे में गए, साइन आई डिवाइड बाई साइन R1, क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, दैट मीन्स 2 म्यू 3 साइन R1 डिवाइडेड बाई साइन R2, इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड केस 3 म्यू 1, तीसरे से फिर से पहले में आ गए, साइन R2 और डिवाइड बाई साइन आई। ये तीनों इक्वेशंस किस तरीके से लिखी हमने, सबको समझ में आया, क्लियर है इतना। अदर स्टूडेंट्स क्लियर है इतना बेटा, कैसे कैसे हमने इक्वेशंस लिखी हैं तीनों। नया काम कुछ नहीं करा है, जिस मीडियम में लाइट रे एंटर करेगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। समझ में आया सबको। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब आप तीनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करा लो, दैट इज 1 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो आई वाले से आई वाला, R1 वाले से R1 वाला और R2 वाले से R2 वाला, ये तीनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही कैंसिल होंगे तो एक साइड में तो केवल और केवल क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है, और एक साइड में इधर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन बचने वाला है, दैट इज 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 म्यू 3 और मल्टीप्लाइड बाई 3 म्यू 1 इज इक्वल टू 1 ओनली। सही, यहाँ से 2 म्यू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 1/1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 म्यू 1, इतना आ गया। इसे और मॉडिफाइड कर लो, दैट इज 1 म्यू 3 डिवाइडेड बाई 1 म्यू 2, ये हो गया 2 म्यू 3। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा, उससे हमें पता चला कि 1 म्यू 3 को 3 म्यू 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 म्यू 3, और 1/1 म्यू 3 लिखेंगे तो 1 म्यू 3 घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ये कुछ ऐसे आ गया। इसे अगर टर्म्स में लिखोगे तो 2 म्यू 3, तीसरा मीडियम क्या है, ग्लास, और दूसरा मीडियम क्या, वाटर है, तो इट मीन वाटर का रिफ्लेक्ट, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, और आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। उन दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा, 1 2 3 की जगह एयर वाटर और ग्लास को लिख दिया। इतनी बात समझ में आई सबको, बोलो जल्दी से। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल एंड एपरेंट डेप्थ। नेक्स्ट वन इज
रियल एंड एपरेंट डेप्थ। जब मैं रियल और एपरेंट डेप्थ की बात करता हूँ, मैंने क्या करा, पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से मेरे पास एक जार था, उस जार में मैंने वाटर फिल करा। तो जैसे ही मैं वाटर फिल करूंगा, मैंने कहा इस लेवल तक मैंने पानी को फिल कर दिया, और यहाँ पर एक मैंने सिक्का डाल दिया नीचे जहाँ बॉटम पॉइंट है उस पर। तो उसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो सिक्का जो है मुझे कुछ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिख रहा है। और वो कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है। बहुत ध्यान से समझेंगे कैसे डायग्राम क्या कह रहा है, वो समझिए ध्यान से। लाइट रेस का जो यहाँ पे कॉइन था, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ओ। यहाँ से लाइट रे निकलेगी, बाहर की तरफ जाएगी, कुछ एंगल पे भी निकलेगी। अब एक डेंसर मीडियम से और एक रेयरर मीडियम में जा रही है, तो बैंड होगी, बैंड भी हो गई। नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ये नॉर्मल हो गया। अब ये फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो गई, आपकी बैंड हो गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, क्योंकि नॉर्मल है, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं सिक्के को, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ऊपर बन रहा है, और फाइनल इमेज का फॉर्मेशन का कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है। ये क्या हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन आई। ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं और इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, ए बोल देते हैं। डायग्राम समझ में आया? आपने जनरली देखा भी होगा कि जब किसी पानी भरे ग्लास में किसी कॉइन को या पेंसिल को रखते हैं, तो वो थोड़ी तिरछी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो, या कॉइन जो होता है थोड़ा अपनी ओरिजिनल हाइट से ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, देखा है कभी कांच के ग्लास में? ठीक है, तो देखो ये तो होती है उसकी रियल डेप्थ, और ये होती है एपरेंट डेप्थ। ठीक, तो अभी हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रियल और एपरेंट डेप्थ। अच्छा, लाइट रेस इस बार वाटर से निकल रही हैं और एयर में जा रही हैं, दैट मीन्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम एयर का, डब्ल्यू म्यू ए। वो कितना हो जाएगा आपका, साइन आई और डिवाइडेड बाई साइन आर, कितना हो जाएगा। अच्छा, साइन आई की जब मैं बात करता हूं, तो मुझे दिख रहा है आई है एंगल ए ओ बी, और जब मैं आर की बात कर रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है ए आई बी। ये क्या है, एंगल आर। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई साइन एंगल ए आई बी। ठीक, ए ओ बी मतलब क्या, ए बी अपॉन बी ओ, और ए आई बी मतलब क्या, ए बी और अपॉन बी आई। साइन की वैल्यू वही, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाया, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये बी आई ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई बी ओ। अच्छा, बी से लेके आई तक की वैल्यू और ओ तक की वैल्यू। अच्छा देखो, बी या ओ, अगर अपर्चर स्मॉल है तो बी आई और ए आई बराबर होंगे, और बी ओ और ए ओ भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कब? जब अपर्चर स्मॉल होगा, दैट मीन्स जब आप एक लार्ज डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेंगे, तो उस अपर्चर आपको स्मॉल नजर आएगा, तो उस सिचुएशन में बी आई ए आई और बी और ए ओ दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं क्या, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू, बी आई की जगह क्या आ जाएगा, ए आई डिवाइड बाई ए ओ। और अगर वाटर का निकालना हो, तो ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई ए आई। दैट मीन्स ये आ गई आपकी कौन सी डेप्थ, रियल डेप्थ, और ये कौन सी डेप्थ आ गई आपकी, एपरेंट डेप्थ। समझ में आया क्या रियल डेप्थ है और क्या एपरेंट डेप्थ है? बोलो जल्दी से, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है? चलिए, अच्छा एक चीज सोचो, जो डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस शिफ्ट को बोलते हैं हम नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसे हम, नॉर्मल शिफ्ट। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो मैं क्या कर दूं, टोटल डेप्थ दैट इज रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ माइनस कर दूं। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसे डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा ए ओ माइनस ए आई। अच्छा, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिख देते हैं ए आई को, तो ये कितना हो जाएगा, ए ओ माइनस ए ओ डिवाइडेड बाई म्यू। ए आई को इधर ले आएंगे, म्यू को अपन में ले आएंगे, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, ए ओ कॉमन ले लिया, कितना आ गया, वन माइनस वन अपॉन म्यू। ए से लेके ओ की वैल्यू मतलब ओरिजिनल डेप्थ, और मैंने कहा उसकी ओरिजिनल डेप्थ कितनी थी, टी थी,
तो यहाँ से डी कितना आ गया एपरेंट डेप्थ? एपरेंट डेप्थ आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा डी इक्वल टी टाइम्स ऑफ 1 - 1 अपॉन, ठीक है, जाएगा डी इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ 1 - 1 अपॉन। ये आ गई आपकी नॉर्मल शिफ्ट। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? ये जो नॉर्मल शिफ्ट आई निकल के, आप देख सकते हैं कि किस चीज पे डिपेंड कर रही है, ये थिकनेस पे डिपेंड कर रही है और साथ ही साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है। इन दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ द स्लैब या मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए। आपको, आपने बचपन में भी पढ़ रखा है ये बात क्या, कि जब सूर्य निकलता है, सूरज उगता है, तो वो 2 मिनट पहले दिख जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है। दैट मीन्स टोटल डे कितना इंक्रीमेंट कर देता है? 4 मिनट का इंक्रीमेंट हो जाता है। सही है, इतना याद रखेंगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है, दैट मीन्स सन appears to rise early by about 2 minutes and for the same reason it appears a set late by about 2 minutes. This increase the length of the day about 4 minutes. आप ये याद रखेंगे कि लेंथ की डेज ऑफ लेंथ कितना बढ़ रहा है? 4 मिनट्स बढ़ जा रहा है आपका। ठीक है, समझ में आया तक भाई? चलिए क्लास ओवर करते हैं फिर। ठीक है।